ठीक है, अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में हमारे पास 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज reabsorption, third one is secretion, and fourth one is counter current mechanism. Counter current mechanism, ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सही है, इन 4 स्टेप्स में किडनी यूरिन बनाता है। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जो अल्टीमेट फंक्शन ऑफ किडनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सही, यूरिन को बनाना, और यूरिन को बनाई के किडनी अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे पीएच का बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, जैसे वाटर का बैलेंस। सही, जिस तरह, और एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ ड्रग्स। सही, ये सब काम जो किडनी करता है वो यूरिन को बना के करता है। तो अल्टीमेट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है यूरिन की फॉर्मेशन में, यानी किडनी 4 स्टेप्स के जरिए यूरिन को बनाता है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं इसको, और इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अभी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, इसमें होता क्या है, इसमें जब ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजर रहा होता है, व्हेन ब्लड इज पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस, व्हेन ब्लड इज पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस, जब ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजर रहा होता है, ग्लोमेरुलस सबको पता है क्या है, जब ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजर रहा होता है तो ऑल द मटेरियल ऑफ ब्लड, all the material या component of blood gets filtered, blood की सारी चीजें फिल्टर्ड हो जाती हैं into the Bowman's capsule। फिल्टर होके कहां आ जाती हैं, Bowman's कैप्सूल में। एक्सेप्ट सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं सिवाय किन चीजों के, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। यस, प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को छोड़ के सारी चीजें फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं। सही, तो ये हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है। सही है, इससे पीसीटी निकलता है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है ये एफरेंट आर्टिकल से बनने वाला, एफरेंट आर्टिकल से बनने वाला ये ग्लोमेरुलस। सही है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नोन एज ग्लोमेरुलस। सही है, तो जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस से गुजरता है तो इससे सारी चीजें फिल्टर्ड होके कहां आ जाती हैं, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती है, सिवाय ब्लड सेल्स के, यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन 3 सेल्स को छोड़ के सारी चीजें, और प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, इसको छोड़ के सारी चीजें कहां आ जाती हैं, फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। और उसके बाद ये जो आर्टरी या आर्टियोल जो बन के निकला है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। सो दिस इज एफरेंट आर्टियोल एंड दिस इज इफरेंट आर्टियोल, और इन दोनों के बीच में ग्लोमेरुलस। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर तुम लोगों से पूछता हूं कि ये 2 चीज है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये क्यों फिल्टर आउट नहीं होती है, तो क्या आंसर होगा इसका, यस, ड्यू टू देयर लार्जर साइज, ड्यू टू देयर लार्जर साइज, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। सही है, पोर साइज, जो हमारे पास पोर साइज होता है ग्लोमेरुलस का, वो कितना होता है, इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर।
सही है। तो हर वो चीज जो 7 नैनोमीटर से बड़ी है उसको हम क्या कहते, वो फिल्टर नहीं होती है। सही है। तो हमारे पास ये जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये भी इन 7 नैनोमीटर से साइज इनका बड़ा होता है, इसलिए ये भी फिल्टर्ड आउट नहीं हो सकती। सही। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। क्या ऐसी चीज है? अब बात करते हैं क्या चीज है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन हुई है इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो इसमें ड्राइविंग फोर्स दो है, दो ऐसे फैक्टर्स हैं, या हम कह सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस फिल्ट्रेशन। तो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस फिल्ट्रेशन के पीछे। फर्स्ट वन इज slit like membranes of both glomerulus and Bowman's capsule। वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों की अपीयरेंस स्लिट लाइक होती है। स्लिट लाइक मतलब इसमें पोर्स होते हैं, और इन पोर्स की वजह से सारी चीजें निकल के कहां आ जाती हैं? ग्लोमेरुलस से निकल के आ जाती हैं वोमेन्स कैप्सूल में। दूसरा है ड्यू टू डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल। दूसरी जो ड्राइविंग फोर्स है, दूसरा जो फैक्टर है जो कि इस फिल्ट्रेशन के पीछे है, वो है डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल। हमें पता है कि जो एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर है, एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है वो मच लार्जर है, इट इज मच लार्जर देन द इफरेंट आर्टियोल। और यहां पे हम देख भी सकते हैं, देखो एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम है। इसकी वजह से होता क्या है, यहां पे बना लेते हैं, दिस इज एफरेंट आर्टियोल, दिस इज ग्लोमेरुलस एंड दिस इज इफरेंट आर्टियोल। सही है। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टियोल एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टियोल। सही है। अब ब्लड एफरेंट आर्टियोल से आ रहा है ग्लोमेरुलस से, और ग्लोमेरुलस से जा रहे हैं इफरेंट आर्टियोल में। सही है। अच्छा देखो, ज्यादा ब्लड आ रहा है और कम ब्लड जा रहा है, इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से चीजें फोर्स आउट होंगी इस ग्लोमेरुलस से बाहर। और कैसे फोर्स आउट होंगी? इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? स्लिट्स मौजूद होंगे। इस स्लिट से चीजें क्या होंगी? फोर्स आउट होंगी इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। सही है। तो यहां पे लिख लेते हैं इस बात को। इसके डायमीटर से होगा क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज generated inside the glomerulus, which force the components of blood outside the glomerulus से बाहर फोर्स करेगा। कहां पे? इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, वेयर किसके जरिए? स्लिट्स, और वी कैन से दैट पोर्स। सही बात समझ में आ गई। एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द ग्लोमेरुलस व्हिच फोर्सेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBCs, WBCs, platelets and plasma proteins to move outside this glomerulus into the Bowman's capsule where these slits। ठीक है, चल दिस इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड से सारी चीजें कहां आ जाती हैं? इस बोमेन्स कैप्सूल में, और बोमेन्स कैप्सूल से कहां चली जाती हैं? पीसीटी में। सही है। पीसीटी से अल्टीमेटली लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में जाएंगे। मगर थोड़ा मसला है, अगर हमने इसको यूरिन बना दिया
तो हमें थोड़ा सा मसला होगा। क्या मसला होगा? इसके अंदर सारी चीजें हैं, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर वाटर भी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर सोडियम भी बहुत ज्यादा है, पोटेशियम भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब अगर हमने यूरिन के थ्रू बॉडी से लॉस कर दिया तो हमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसके अंदर ग्लूकोज भी है, सही है, तो हमें ये सारी चीजें यूरिन के थ्रू लॉस नहीं करनी है, सही है। तो हम यहाँ पे कुछ और मैकेनिज्म्स फॉलो करेंगे जिसकी वजह से अल्टीमेटली यूरिन बनेगा। अभी यूरिन फॉर्म नहीं हुआ है, अभी जो फॉर्म हुआ है इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट, सही है। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नतीजे में जो चीज बनी है हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद इस फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज बनी है, जो चीज फिल्टर आउट हुई है, हम उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। एंड यू मस्ट नो दैट द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट, द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट is different from यूरिन। जो फिल्ट्रेट की कंपोजिशन है वो यूरिन से क्या है? डिफरेंट है। और यूरिन से डिफरेंट क्यों है यह बाकी स्टेप्स में समझ में आएगा, क्योंकि बाकी स्टेप्स में हम इस फिल्ट्रेट के साथ, ये जो फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन के बाद बना है, इस फिल्ट्रेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसकी कंपोजिशन में छेड़छाड़ करेंगे, कुछ चीजें इसकी कंपोजिशन में ऐड करेंगे और कुछ चीजें इसकी कंपोजिशन से रिमूव करेंगे, सही है। तो लेट्स बिगिन और सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एंड दैट सेकेंड स्टेप इज नोन एज reabsorption. Reabsorption. Reabsorption में हम क्या करते हैं? हर वो चीज जो हमारे लिए नेसेसरी थी, जरूरी थी, और यहां से वो फिल्टर आउट हो चुकी है, हम उसको क्या करते हैं? वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं इनटू द ब्लड, सही है। तो सम essential molecules are reabsorbed back into the blood by this process. इस प्रोसेस के जरिए कुछ essential things, कुछ essential substance को हम क्या कर लेते हैं? reabsorb कर लेते हैं। और कौन से होते हैं वो essential substance? Essential substances such as water, such as glucose, such as sodium, such as पोटेशियम तो ज्यादातर कंडीशन में हम सिक्रीट ही करते हैं। हाँ, पोटेशियम की कंसंट्रेशन अगर बॉडी में लो हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया कहते हैं उसको, तब पोटेशियम हम रीअब्सॉर्ब करेंगे, मगर ज्यादातर कंडीशन में लो नहीं होती, हम उसको सिक्रीट ही कर रहे होते हैं, तो पोटेशियम नहीं, सही है। इसके अलावा कैल्शियम एंड ईटीसी, हर वो चीज जो हमारे लिए नेसेसरी है हम उसको क्या कर लेंगे? रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन जो होती है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन, वो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है पीसीटी में, मगर सम अमाउंट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन डीसीटी में भी होती है, सही। मैक्सिमम नहीं बल्कि सम अमाउंट में डीसीटी भी होती है, सम अमाउंट में डीसीटी में भी होती है। अच्छा, रीअब्सॉर्प्शन के बाद हम कितना परसेंट ग्लूकोज फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और कितना परसेंट फिल्ट्रेट में छोड़ देते हैं? अबाउट 100% ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब। हम 1% ग्लूकोज भी यूरिन में नहीं, फिल्ट्रेट में नहीं छोड़ते, बल्कि सारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए फिल्ट्रेट में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, मगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, इस बात को याद रखना। वाटर कितना परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं? अबाउट 65% वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही है। बुक में 67 लिखा हुआ है तो इसको 67 कर लेते हैं, 67%। सोडियम कितना परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं? ये भी 65% के करीब एब्जॉर्ब करते हैं, सही। एक और आयन होता है क्लोराइड आयन, उसको हम करते हैं अबाउट 50% डी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 50% छोड़ देते हैं हम कहां पे? फिल्ट्रेट में, टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, सही। आगे बात समझ में। थर्ड स्टेप जो कि हम यूरिन फॉर्मेशन में, अच्छा, अब थर्ड स्टेप की जरूरत वैसे तो नजर नहीं आती है। देखो हमने क्या किया, हमने ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड को फिल्टर करने के बाद हमारे पास फिल्ट्रेट बचा, फिल्ट्रेट में हर वो चीज जो हमारे काम की थी वो हमने निकाल ली, तो मतलब जो चीज बच गई है वो बेकार है, ऐसे ही है ना। हर वो चीज जो हमारे काम की थी वो हमने क्या कर ली? निकाल ली, तो जो बच गया वो क्या है?
फालतू है, बेकार है, वो हमारे काम का नहीं है, वो वेस्ट है, जब तो यहाँ पे बच गया। तो अब तीसरे स्टेप की जरूरत है कोई? क्यों जरूरत है तीसरे स्टेप की? हाँ बिल्कुल, जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान सारी चीजें इससे रिमूव तो हुई, मगर कुछ चीजें इसमें रह भी गई ब्लड में। और ये जो कुछ चीजें रह गई हैं, इसमें कुछ यूरिया भी रह जाता है, कुछ यूरिक एसिड भी रह जाता है, कुछ क्रिएटिनिन भी रह जाता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रह जाते हैं, कुछ ड्रग्स भी रह जाते हैं जो अपना काम कर चुके हैं। कोई दवाई मैंने खाई, उसने अपना काम कर लिया, अब उसको क्या करना है? बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नतीजे में कुछ ऐसी चीजें बच जाती हैं, तो उनको हमें ब्लड में नहीं रखना है, तो उनको यूरिन बनने से पहले उनको वापस फिल्ट्रेट के अंदर एंटर करना है। सही है, बिल्कुल। तो इसलिए थर्ड स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ता है, विच इज सिक्रीशन। सही है, ये जो सिक्रीशन होती है ये पीसीटी में भी होती है और ये सिक्रीशन डीसीटी में भी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी होती है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में भी होती है। इस सिक्रीशन में होता क्या है? सम ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि इस्तेमाल हो चुकी हैं, अब उनका कोई काम नहीं है बॉडी में, तो उनको बहुत बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या वो पेनाडोल जो मैंने 10 साल पहले खाया था अब तक मेरे ब्लड में होगा? वो पैरासीटामोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। सही है, वो अगर कोई ऐसी दवाई, कोई पेन किलर या कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, कोई शुगर की मेडिसिन, कोई मेडिसिन जो मैं परसों खाऊंगा, उसका असर आज तक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। तो वो ड्रग्स जो कि अपना काम कर चुकी हैं, उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दे। सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, such as urea, uric acid, ammonia and creatinine etc. सही, इन सबको हम क्या करते हैं? दे ऑल आर एक्टिवली का मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एनर्जी खर्च करके, दे आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। इनको एक्टिवली हम कहां सिक्रीट कर देते हैं? फिल्ट्रेट में, फ्रॉम ब्लड। कहां से सिक्रीट करते हैं? ब्लड से सिक्रीट करते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको हम क्यों सिक्रीट करते हैं और ये कौन से होते हैं? जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सारी चीजें फिल्ट्रेट में आ गई, तो ये बच कैसे गए? मतलब ये कहां से आए? तो इनका जवाब क्या है? those molecules which are secreted are that which left, या फिर हम कह सकते हैं escape during ultra filtration। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि छूट गए थे, स्केप हो गए थे ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उनको हमने अभी क्या किया? एक्टिवली सिक्रीट कर दिया। सही है। अब एक और मैकेनिज्म है जो साथ साथ चलता है, मगर वो खास मैकेनिज्म। अब देखो, अब यूरिन बन गया सिक्रीशन के बाद, अब जो हमारे पास सब्सटेंस है, अब जो फिल्ट्रेट है, अब हम इसको यूरिन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फिल्ट्रेट में जो जरूरी चीजें थी वो हमने निकाल ली, और जो जरूरी चीजें थी जो ब्लड में थी उसको फिल्ट्रेट में डालना था, वो हमने डाल दिया। अब जो चीज बन गई है उसको हम यूरिन कह सकते हैं, और वो अब क्या हो सकती है? एक्सक्रीट हो सकती है। तो ये तीसरा प्रोसेस आखिरी प्रोसेस था, इसमें यूरिन बन गया, यूरिन बन के तैयार हो गया। अच्छा, एक और चीज रह गई। एसिड बेस बैलेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की सिक्रीशन होती है, वो होती है सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की सिक्रीशन एसिड बेस बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सही, चलो वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास यूरिन बन गया, मगर हमने ये कहा ऊपर कि 67% वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है, और वो भी जो 67% वाटर रीएब्सॉर्ब होता है, ये पैसिवली रीएब्सॉर्ब होता है। कैसे रीएब्सॉर्ब होता है? पैसिवली। ग्लूकोज जो रीएब्सॉर्ब होता है वो एक्टिवली होता है। क्यों होता है पहले बता देता हूं। देखो, यहां पे बताता हूं, फिर इसको रफ कर दूंगा, या चलो यहां पे बता देता हूं। देखो, ये है फिल्ट्रेट, मिसाल के तौर पे ये है फिल्ट्रेट और ये है ब्लड। सही है। फिल्ट्रेट में ग्लूकोज कम है और ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, या फिर मान लेते हैं दोनों में ग्लूकोज बराबर है, या अभी फिल्ट्रेट में ज्यादा है और ब्लड में कम है।
अब क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन के जरिए फिल्ट्रेट से ब्लड कहाँ, सॉरी फिल्ट्रेट से ग्लूकोज कहाँ लेके आया जाएगा, ब्लड में। लाते रहेंगे हत्ता के फिल्ट्रेट में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम बच जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। मगर ग्लूकोज तो हम 1% भी फिल्ट्रेट में नहीं छोड़ेंगे, तो हम जो ग्लूकोज बच गया है उसको भी एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। सही है। मगर वाटर जितना भी एब्जॉर्ब होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, वो कैसे प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होता है, पैसिव प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होता है। तो पैसिव प्रोसेस के जरिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस के जरिए पॉसिबल नहीं है। इसमें एक खास प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हम रीएब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो देख लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरह काम करते हैं। तो ये फोर्थ स्टेप हम इसको कंसिडर करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो वैसे तो काउंटर करंट मैकेनिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। सही, तो एक्सचेंज को इतनी सी जगह में हम समझ लेंगे, मल्टीप्लायर को इस जगह में समझते हैं। सही है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में होता क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर समझने से पहले हमें यहाँ पे एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये हमने एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला। सही है। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस आ गया, ये आ गया पीसीटी, सही है, ये पीसीटी आ गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। छोड़ो ऐसे ही बना दो सिंपल से। सही, ये ग्लोमेरुलस, सॉरी बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सही है। दिस इज द ascending limb of loop of Henle and this is the descending limb of loop of Henle and this is the ascending limb of loop of Henle। सही है। एक चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है इट इज परमिएबल टू वाटर और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। सही है, ये एक चीज। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू सॉल्ट्स। सिंपली अगर हम इसको देखें तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर से परमिएबल है मगर सॉल्ट से परमिएबल नहीं है। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर से तो परमिएबल नहीं है मगर सॉल्ट से परमिएबल है। यहां से पता ये चलता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर रीएब्सॉर्ब होगा और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट रीएब्सॉर्ब होंगे। ऐसे ही है। अच्छा, अब सॉल्ट की जो रीएब्सॉर्प्शन होती है, यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि सॉल्ट की जो रीएब्सॉर्प्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन हार्मोन होती है, इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। इसको भी याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। सॉल्ट की जो रीएब्सॉर्प्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन होती है और वाटर की जो रीएब्सॉर्प्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच होती है। सही है, ये कुछ चीजें एमसीक्यूज के लिए याद रखना। अब समझते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर किस तरह काम करता है। तो देखो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर इस तरह काम करते हैं कि यहां पे ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला में हम कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कर देते हैं। सही है। और ये जो एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन होती है फिक्स होती है, यानी ये कंसंट्रेशन कोई भी खराब नहीं करता है। सही है, ना ब्लड ना कोई और चीज इस कंसंट्रेशन को खराब नहीं करती है। मिसाल के तौर पे इसको हमने हाइपर कंसंट्रेटेड कर दिया, हाइपर टॉनिक कर दिया और उसके बाद इस कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया। सही है, ऑटो रेगुलेशन के जरिए। देखते हैं किस तरह होता है ये कंसंट्रेटेड। करते कैसे? कंसंट्रेटेड हम करते हैं दो चीजों के जरिए, सॉल्ट के जरिए और यूरिया के जरिए। यानी मेड्यूला के अंदर सॉल्ट भी स्टोर करके रखते हैं और हम कुछ अमाउंट में यूरिया भी स्टोर करके रखते हैं ताकि ये एनवायरनमेंट कैसा हो जाए, कंसंट्रेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि एक मेड्यूला के एनवायरनमेंट को कंसंट्रेट करने के लिए यूरिया और सॉल्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यूरिया को खास तौर पे याद रखना कि यूरिया इन्वॉल्व होता है। अब देखो अब होता क्या है, जब ये फिल्ट्रेट
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से गुजरता है। ये देखो ये फिल्ट्रेट गुजर रहा है, दिस फिल्ट्रेट इज पासिंग थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सही है। और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर से परमिएबल है, तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहां से क्या रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर निकल के कहां जाएगा, मेडुला में। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक, यानी यहाँ सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, और हमें पता है सॉल्यूट वाटर को अट्रैक्ट करता है, सबको पता है सॉल्यूट वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो यहां से वाटर निकल के कहां जाएगा, वेट से बनाता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, यहां से वाटर निकल के आ जाएगा एनवायरनमेंट में, यानी मेड्यूला में आ जाएगा। कहां जाएगा, मेड्यूला में। जब मेड्यूला में वाटर आएगा तो मेड्यूला में वाटर आने की वजह से एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, पहले बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था, वाटर आने से डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा सा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इस कंसंट्रेशन की डिस्टर्बेंस को सॉल्व करने के लिए जब ये फिल्ट्रेट गुजरेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल है किससे, सॉल्ट से, तो इस डाइल्यूशन को ओवरकम करने के लिए यहां से रिलीज होगा सॉल्ट। जब यहां से सॉल्ट रिलीज होगा तो ये एनवायरनमेंट फिर से बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और इस कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट को वापस से डाइल्यूट करने के लिए यहां से क्या रिलीज होगा, वाटर। देखो फिल्ट्रेट कंटिन्यूअसली यहां से गुजर रहा है, सही है, फिल्ट्रेट कंटिन्यूअसली यहां से गुजर रहा है, तो ये इस बात को ध्यान में रखना कि फिल्ट्रेट कंटिन्यूअसली यहां से गुजर रहा है, सही है। असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जब भी वाटर बाहर आता है ये एनवायरनमेंट डाइल्यूट हो जाता है, उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट बाहर आता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले सॉल्ट बाहर आया मेडुला में, तो फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आता है, फिर असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट, फिर डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर, फिर असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट, फिर डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर, फिर असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट बाहर आता है, एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड हो गया, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आता है, एनवायरनमेंट डाइल्यूट हो गया। एनवायरनमेंट जैसे डाइल्यूट हुआ वापस से उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए वापस से कौन रिलीज हुआ, सॉल्ट रिलीज हुआ, सॉल्ट रिलीज हो गया, वापस से एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड हो गया, और कंसंट्रेटेड चीज क्या करती है, वाटर को अट्रैक्ट करती है, तो इसने वाटर को अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह ये दोनों लिम्ब्स एक दूसरे के अपोजिटली काम कर रही हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कौन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, असेंडिंग। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लाई। अब काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है, ये जो लूप ऑफ हेनले इसके पास से गुजरता है या तो वाजा रेक्टा या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, सही है। अब इसके पास से जो कैपिलरी गुजर रही है उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, वाजा रेक्टा ब्लैक से बना देता हूं, सॉरी लूप ऑफ हेनले, दिस इज लूप ऑफ हेनले, ये क्या है ब्लैक से, लूप ऑफ हेनले, और इसके पास से गुजर रही है एक ब्लड कैपिलरी जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी भी हो सकती है और वाजा रेक्टा भी हो सकती है, सही है। अब ये जो ब्लड कैपिलरी यहां से गुजर रही है ये क्या करेगी, ये यहां से वाटर को, जो वाटर यहां से रिलीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगी, सही है, जो वाटर यहां से रिलीज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगी विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मेडुला, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ मेडुला को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो जो वाजा रेक्टा या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यहां से गुजर रहा है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या फिर हम कह सकते हैं रीएब्जॉर्ब करेगा वाटर को विदाउट डिस्टर्बिंग, किस चीज को डिस्टर्ब किए बगैर, द कंसंट्रेशन ऑफ मेडुला, मेडुला की जो कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब किए बगैर वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में वाजा रेक्टा क्या करेगा, नरिश करेगा लूप ऑफ हेनले को, यानी लूप ऑफ हेनले को ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो कैपिलरी का एक टिपिकल वर्क है, जो ये काम करता है टिपिकल कैपिलरी। आगे बात समझ में किस तरह ये काम करता है, तो इस तरह ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए इतना ज्यादा अमाउंट वाटर का रीएब्जॉर्ब हो पाता है और इतना ज्यादा अमाउंट सोडियम का रीएब्जॉर्ब हो पाता है। किस प्रोसेस से, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए, जिसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाई करती है, सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन वाटर की एब्जॉर्प्शन को मल्टीप्लाई करती है। और काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होता है, वो जो वाटर और सॉल्ट यहाँ पे निकला होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और मेडुला की कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब नहीं करते। एक और बात ये याद रखना कि इसमें काउंटर करंट एक्सचेंज में ब्लड की डायरेक्शन इस तरह होती है और फिल्ट्रेट की डायरेक्शन इस तरह, यानी अपोजिट होती है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है
कि फिल्ट्रेट की वाजा रेक्टम में जो ब्लड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट की डायरेक्शन। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन वाजा रेक्टा में ब्लड की जो डायरेक्शन होती है इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हेनले। सही। तो यहां पे हमारे पास, अच्छा, सिक्रीशन के बाद यूरिन बन चुका था। यूरिन सिक्रीशन के बाद जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां से यूरिन कहां चले जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से कहां चले जाएगा, टिप ऑफ द, याद आ रहे, टिप ऑफ द पैरामिड में। और टिप ऑफ द पैरामिड से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, और वहां से रीनल पेल्विस से होता हुआ वो चले जाएगा यूरेटर में। यहां पे मैं डायग्राम के जरिए भी समझा देता हूं। देखो ये किडनी है, सही है। किडनी में जो भी यूरिन बनेगा वो कलेक्टिंग डक्ट से चले जाएगा इस टिप ऑफ द पैरामिड में। टिप ऑफ द पैरामिड से चले जाएगा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से चले जाएगा मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर में, और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। अब पढ़ते हैं किडनी स्टोन्स। हमारे एमडीकेट में 2025 का सिलेबस है, उसमें किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर के काउजेस करने हैं और ट्रीटमेंट भी साथ में किडनी स्टोन्स की। सही है। तो किडनी स्टोन्स सबसे पहले पढ़ते हैं। किडनी स्टोन्स एक ऐसी कंडीशन, अ कंडीशन in which kidney has stones is called as nephrolithiasis। ये टर्म्स याद रखना, सही है, क्योंकि अच्छा पास पेपर्स में इसके ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे नहीं, 2018 या 2020 से पहले के पास पेपर्स में मिलेंगे। सही है। तो ये सारी जो टर्म्स है, ये सारी टर्म्स पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सही। तो नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस, ये दो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं उस कंडीशन के लिए जिसमें किडनी इसमें स्टोन हो। सही। तो अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो हम क्या कहेंगे कि पेशेंट को क्या हुआ है, नेफ्रोलिथियासिस हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं यूरोलिथियासिस हुआ है। सही है। इसमें लिथो का मतलब क्या है, लिथो का मतलब है स्टोन। सही है। तो नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस, उसको कहते हैं किडनी के अंदर स्टोन। ठीक है। अब किडनी के अंदर स्टोन क्यों होता है, काउजेज ऑफ किडनी स्टोन्स देखते हैं। काउजेज ऑफ किडनी स्टोन्स, क्या काउजेज है किडनी के अंदर स्टोन्स होने के। तो ये तुम लोगों को एज इट इज याद रखना होगा ये काउजेज, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया सिलेबस में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो काउजेज, सबसे पहला काउज है, ये बहुत रेयर काउज है, मगर चलो फर्स्ट लिख लेते हैं इसको, जेनेटिक काउज। कुछ लोगों में एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जो कि सिस्टाइन को या सिस्टीन को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सिस्टीन बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, और सिस्टीन की एक्यूमुलेशन की वजह से सिस्टीन को यूरिन के थ्रू बॉडी चाहती है कि रिमूव कर दो, क्योंकि बॉडी में जमा हो रहा है सिस्टीन। और जब सिस्टीन को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है तो वो किडनी के अंदर क्या बना लेते हैं, स्टोन बना लेते हैं। सही। ये बहुत रेयर है और लेस देन 1% ऑफ द इंडिविजुअल में देखी जाती है। सही है, बहुत रेयर है। ये है जेनेटिक काउज। सही है। इसके अलावा एक और हो सकती है डाइटरी काउज, या डाइट में मसला हो सकता है। सही है। डाइट में अगर हम ये करते हैं कि बहुत ज्यादा ऑक्जेलेट रिच फूड खाते हैं, ऑक्जेलेट रिच फूड यानी जिसमें ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि कौन से फूड हो सकते हैं ऑक्जेलेट रिच, पता है तुम लोगों को? टोमेटो, यस, टोमेटो सीड्स के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और इसके अलावा स्पेनिश, इसके अलावा नट्स जो होते हैं उसके अंदर भी ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा होता है। सही। इस तरह की अगर कोई डाइट खाता है तो उसकी बॉडी में ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन अगर उसकी बॉडी में बढ़ गई, ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन अगर उसकी बॉडी में बढ़ गई तो बॉडी क्या चाहेगी कि इस ऑक्जेलेट को यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाए, ताकि बॉडी से ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन कम हो सके। और जब इसको यूरिन के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। हाइपर ऑक्जेल्यूरिया, हाइपर ऑक्जेल्यूरिया का क्या मतलब है कि यूरिन में ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है,
हाइपर मतलब ज्यादा हो चुकी है, सही है। हाइपर ऑक्सिलेरिया का मतलब यूरिन में ऑक्सिलेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है। ये भी ऑक्सिलेट के स्टोन्स बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बंदा कैल्शियम को जरूरत से ज्यादा इंटेक करता है, उसकी बॉडी में कैल्शियम हो भी बहुत ज्यादा, सही है, तो होगा क्या, एक साथ कैल्शियम और ऑक्सिलेट अगर बहुत ज्यादा लिए जाए तो क्या होगा, कैल्शियम को यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाएगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन क्या होगी जिसको बोलेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये ऑक्सिलेट के साथ मिलके क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स, सही है। और क्या काउज हो सकती है, और काउज हो सकती है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ रही है, अगर बॉडी में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। और यूरिक एसिड इज अ सॉलिड नाइट्रोजनस बेस, सबको पता है यूरिक एसिड इज अ सॉलिड नाइट्रोजनस बेस। यूरिक एसिड एक सॉलिड नाइट्रोजनस बेस है, यानी इसका स्टेट कैसा है, सॉलिड है, सही है। और इसके क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स, सही है। तो अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसके क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और एक लार्जर स्टोन की शक्ल ले लेंगे, सही है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें स्टोन हो सकते हैं, और क्या कंडीशन हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। तुम लोगों को पता है सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी दुनिया में क्या है, क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लिखा हूं तो जाहिर सी बात है यही होगी, सही है। टाइफाइड नहीं है, डेंगू नहीं है, मलेरिया नहीं है, सारे नहीं है, बल्कि सबसे कॉमन क्या है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पहचानने का एक वाहिद जरिया क्या है, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पेशाब में जलन, सही है। ये वो वाहिद सिम्टम है जिससे इसको पहचाना जाता है यूटीआई को, सही। और भी सिम्टम्स हैं मगर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो यूरिन में क्या होगी, यूरिनेशन के दौरान क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी यानी जलन होगी, सही है। तो यूटीआई सबसे कॉमन काउज है, सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये भी क्या काउज करते हैं, ये भी स्टोन्स काउज करते हैं। और ऐसे स्टोन्स को हम कहते हैं, दो तीन नाम है, एक तो हम कहते हैं उसको स्ट्यूवाइड, स्ट्यूवाइड मतलब इन्फेक्शियस स्टोन, तो इसको हम स्ट्यूवाइड भी कह सकते हैं। इन स्टोन्स को इन्फेक्शियस स्टोन भी कह सकते हैं, क्योंकि हो रहा किसकी वजह से, यूटीआई। और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता कौन है, बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये स्टोन्स किसकी वजह से बन रहे हैं, बैक्टीरिया की वजह से बन रहे हैं। और इस स्टोन में तीन चीजें होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैग्नीशियम, इसको हम लिख सकते हैं पूरा, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन, सही है। बेसिकली बैक्टीरिया करता क्या है, बैक्टीरिया पीएच को चेंज कर देता है किडनी के अंदर पीएच के चेंज होने से ये मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट, ये जो तीनों नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है और अमोनिया प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों पीएच के चेंज की वजह से आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके एक क्रिस्टल बना लेते हैं। और जब बहुत सारे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो क्रिस्टल आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, स्टोन बना लेते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, यहां पे देखते हैं। और हियर यस, कोई कुछ बोल रहे, टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की टाइप्स। सबसे अबंडेंट टाइप जो है किडनी स्टोन की, सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन होते हैं, 80% ऑफ द इंडिविजुअल को जो किडनी स्टोन होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन, सही है। और इसकी काउज हमें पता है, कैल्शियम और ऑक्सिलेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में, एक साथ यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होने की कोशिश करे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन बन जाएंगे। अबाउट 80% कंडीशन में यही होते हैं,
सही है। या फिर हो सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये रेयर स्टोन है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, और ये अबाउट 5% ऑफ द कंडीशन में होता है। सही है। एक और स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन, ये भी हमने काउजेज में देखा कि यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तब भी स्टोन्स हो जाते हैं, और ये भी तकरीबन 5% ऑफ द इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टोन जेनेटिक काउजेस की वजह से ही बनते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टाइन स्टोन्स, ये बहुत ही कम, लेस देन 1% इंडिविजुअल में होते हैं। और कुछ होते हैं इन्फेक्शियस स्टोन, या फिर इन्फेक्शियस स्टोन को एक और नाम हम क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड, और एक और नाम हम क्या दे सकते हैं बताओ, मैग्नीशियम अमोनियम, और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन। सही। तो ये 5 तरह के स्टोन्स मौजूद हो सकते हैं किसी के भी किडनी में। सही है। स्टोन्स की ये 5 टाइप्स हैं। अच्छा, अब किसी को अगर स्टोन हो गया तो उसको रिमूव कैसे करेंगे उस स्टोन को, तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं। जैसे एक प्रोसीजर है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसको हम एब्रीविएट करते हैं एस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल हम कहते हैं स्किन को। सही है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब स्किन के बाहर। शॉक वेव यानी इसमें यूज क्या करते हैं हम, शॉक वेव को यूज करते हैं। एंड लिथोट्रिप्सी, लिथो का मतलब क्या है, स्टोन, लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है स्टोन को ब्रेक करना। तो शॉक वेव को इस्तेमाल करते हुए बॉडी से बाहर रहते हुए स्टोन को ब्रेक करना, ये क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये हम उस वक्त करते हैं जब स्टोन साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर हो। अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से छोटा है, मतलब बहुत छोटा स्टोन है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बॉडी से बाहर से शॉक वेव के जरिए उसको ब्रेक करते हैं, और पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी पिलाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन बॉडी से रिमूव हो जाता है ब्रेक होने के बाद। सही है। एक स्टोन है किडनी के अंदर, ये देखो ये किडनी के अंदर एक स्टोन है, हम क्या करते हैं बॉडी के बाहर से इसके ऊपर शॉक वेव रिलीज करते हैं। सही है। और इस शॉक वेव की वजह से ये स्टोन क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इनटू पीसेस। सही है। और बहुत ज्यादा जब पेशेंट बहुत ज्यादा पानी पीता है तो ये जो पीसेस हैं ये यूरेटर के थ्रू बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सही है। इजीली, बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से। दूसरा प्रोसीजर, अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, इफ स्टोन इज लार्जर देन 2 सेंटीमीटर, तो हम करते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अच्छा ये करते कब है, जब स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो। तो अगर हम बॉडी से बाहर रहते हुए अगर उसको ब्रेक करेंगे तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव नहीं हो पाएगा। जैसे कोई स्टोन है इतना बड़ा है, तो ये ब्रेक होने के बाद भी जो इसके टुकड़े होंगे, इसके जो टुकड़े होंगे वो भी काफी बड़े होंगे, जिसको हम आसानी से एक्सट्रीट नहीं कर सकते। अगर इसको एक्सट्रीट करवाने की कोशिश की हमने तो क्या होगा, ये जाके यूरिथ्रा में स्टक हो जाएगा या ब्लैडर में स्टक हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते हैं इसको रिमूव करवाने की। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरे प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, और उसका नाम क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में, इसको रफ कर रहा हूं, देखो एक किडनी बनाऊंगा सिर्फ, और ये इसकी यूरिटर, और ये आता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से इस तरह यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। सही है। अच्छा, हम करते क्या है, हम यहां पे एक कैथेटर लगाते हैं जो कि यूरिन को रिमूव करता है। दिस इज द कैथेटर टू रिमूव द यूरिन फॉर यूरिनेशन। यूरिनेशन के लिए कैथेटर लगाते हैं, सही, यूरिथ्रा में। और उसके बाद एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं हम इस तरीके से, इंसर्ट करते हैं इनटू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के थ्रू किडनी के अंदर इंसर्ट करते हैं। दिस कैथेटर इज नोन एज नेफ्रोस्कोप। इस कैथेटर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्कोप। 2 कैथेटर यूज होते हैं इसमें, किसमें, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी में 2 कैथेटर यूज होते हैं। एक कैथेटर हम इंसर्ट कर देते हैं फॉर यूरिनेशन, ताकि अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाए तो हम उसको इसके जरिए क्या कर लें,
रिमूव कर ले, सही है, यूरिन को। और दूसरा कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं इनटू द किडनी थ्रू रीनल पेल्विस, और इस कैथेटर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्कोप। सही है, इस नेफ्रोस्कोप के अंदर मौजूद होता है एक चीज जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर। ग्रेस्पर किस लिए होता है, किसी भी चीज को ग्रेस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, सही है, इस तरीके से पकड़ने के लिए नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर। यहां पे मौजूद होता है स्टोन। अब स्टोन को क्या करते हैं, स्टोन को दोबारा से शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के जरिए इसको ब्रेक करते हैं, स्टोन ब्रेक हो गया इनटू पीसेस। अब ये नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर क्या करते हैं, स्टोन्स को ग्रैब कर लेता है इस तरीके से, और ग्रैब करने के बाद क्या करते हैं, हम उसके कैथेटर के अंदर से उसको ग्रेस्पर को बाहर निकाल लेते हैं। एक स्टोन बाहर निकल गया, ऐसा करते करते सारे स्टोन किडनी से बाहर निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? ये है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। अगर स्टोन का साइज बहुत बड़ा है कि उसको हम शॉक वेव के जरिए नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम करते हैं लेप्रोस्कोपिक पाइलो नेफ्रोटोमी। ये सब नाम तुम लोगों को याद रखना होगा क्योंकि बुक में मेंशन है। लेप्रोस्कोपिक पाइलोनेफ्रोटोमी। लेप्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक खास तरह की सर्जरी है जिसमें हम छोटा सा कट लगा के कुछ इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं और उसके जरिए सर्जरी करते हैं। ऐसी सर्जरी को हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। एक सर्जरी होती है ओपन सर्जरी, जैसे मुझे अगर गॉल ब्लैडर रिमूव करना है तो एक सर्जरी है मैं यहाँ से कट करूं, कट करने के बाद ओपन करूं, ओपन करने के बाद गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल लो, ये एक सर्जरी है, ये नॉर्मल सर्जरी है। एक है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कि मैं एक छोटा सा होल करूं और होल करके एक इंस्ट्रूमेंट अंदर डालूं, दूसरा होल करूं, दूसरा होल करके सीजर अंदर डालूं, सीजर से गॉल ब्लैडर को कट करूं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से गॉल ब्लैडर को पकड़ूं और इसी होल से बाहर निकालूं। तो ये जो सर्जरी है, इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक। पाइलोनेफ्रोटोमी का मतलब क्या है, टोमी का मतलब होता है टू कट, नेफ्रो का मतलब किडनी, सही है, इसका मतलब हम किडनी को क्या करेंगे, कट करेंगे। यानी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए उसको रिमूव करना, स्टोन को रिमूव करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिमूव करेंगे स्टोन को बाय डूइंग सर्जरी ऑफ किडनी। किडनी की सर्जरी करके स्टोन को रिमूव, सही। अच्छा, व्हाट इफ स्टोन इज लेस देन 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर इतना छोटा है कि 5 मिलीमीटर से भी छोटा है, 5 मिलीमीटर से भी छोटा है, फिर हम क्या करेंगे, यस, इफ स्टोन इज लेस देन 5 मिलीमीटर तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम पेशेंट को कहेंगे टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीने कहेंगे। बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से होगा क्या, अच्छा यहाँ पे ये तो एक डायग्राम बनी हुई, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं। देखो ये किडनी के अंदर स्टोन है, जब हम बहुत ज्यादा पानी पीने बोलेंगे पेशेंट को तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा पानी इसको फोर्स करेगा कि ये बाहर निकल जाए, सही है, वॉश हो जाएगा, मतलब फ्लश आउट हो जाएगा, ये जो स्टोन से फ्लश आउट हो जाएंगे। तो अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से छोटा है तो हम बस पेशेंट को कहते हैं कि बहुत सारा पानी पियो, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से स्टोन रिमूव हो जाएगा, सही है। और हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं, उनको कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्यों देते हैं, टू डिसॉल्व द स्टोन। मेडिसिन इसलिए देते हैं ताकि स्टोन क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, क्यों, छोटा स्टोन है बहुत ज्यादा, सही। तो ये था किडनी स्टोन, टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी स्टोन। किडनी फेलियर हम किस कंडीशन को कहते हैं, व्हेन किडनी लॉस इट्स फंक्शन बाय 85%। अगर किडनी अपना 85% फंक्शन लॉस कर दे, हम क्या कहेंगे, किडनी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, यानी काम करना छोड़ चुकी है। यानी 85% ऑफ द वेस्ट को बॉडी से रिमूव ना कर पाए, 85%, यानी वाटर को, उसको 1 लीटर वाटर बॉडी से रिमूव करना था, वो कितना वाटर बॉडी से रिमूव करती है, 0.15 लीटर, सही है। इसका मतलब 85% किडनी काम करना छोड़ चुकी है, उसको हम क्या कहेंगे, किडनी फेलियर कहेंगे, सही। किडनी फेलियर दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर, और दूसरा होता है हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक्यूट और क्रॉनिक मैंने तुम लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बताया मैंने तुम लोगों को। एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब, एक्यूट का मतलब होता है सडन, सही है, अचानक से, और क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, यानी आहिस्ता आहिस्ता, सही है।
तो अगर किडनी, जैसे आज मेरी किडनी बिल्कुल सही है और अचानक से कल मेरी किडनी फेल हो गई, तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? एक्यूट। और क्रॉनिक में क्या होता है? क्रॉनिक में आहिस्ते आहिस्ते मेरी किडनी काम करना छोड़ती है। जैसे आज मेरी किडनी 100% काम कर रही है, एक हफ्ते बाद थोड़ा सा 95% काम कर रही है, उसके एक हफ्ते के बाद 80% काम कर रही है, 2-3 महीने के बाद 70% काम कर रही है। तो आहिस्ते आहिस्ते मेरे सिम्टम्स नजर आएंगे, आहिस्ते आहिस्ते मेरी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाएगी। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि वाटर बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा है, कहाँ जमा होगा? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी। सही है। और इस तरह मेरी बॉडी में एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिड कंटेंट यानी H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा, मगर उसको रिमूव करने के लिए किडनी सही से काम नहीं करेगी। तो आहिस्ते आहिस्ते सिम्टम्स नजर आना शुरू होंगे। सही है। और आहिस्ते आहिस्ते ज्यादा काम होगा। एक्यूट में अचानक से। सही। तो एक्यूट क्यों होता है? एक्यूट रीनल फेलियर होता क्यों है? ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस। अचानक से अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो हमें पता है कि ब्लड कम होने के बाद जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं सिर्फ उनको ब्लड दिया जाता है। जैसे ब्रेन, अगर इस वक्त ब्रेन को ब्लड ना दिया गया तो ब्रेन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। हार्ट को ब्लड ना दिया गया तो हार्ट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। उसकी वजह से फौरन डेथ हो जाएगी। किडनी को अगर ब्लड नहीं दिया तो अभी डेथ नहीं होगी, 2-3 दिन के बाद डेथ होगी। तो अगर बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो चुका है तो किडनी के ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, खराब हो जाती है। सही है। उसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका बहुत गहरा साइड इफेक्ट होता है, जैसे कैंसर के जो ड्रग्स होते हैं, ये बहुत हार्ड ड्रग्स होते हैं। तो कभी कभी कैंसर का ड्रग देने से एक्यूट रीनल फेलियर हो जाते हैं। कीमोथेरेपी तुम लोगों ने सुना होगा। सही है। वो इतने हार्ड होते हैं कि वो किडनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और बाकी भी जो ड्रग्स होते हैं वो क्रॉनिक किडनी फेलियर के काउजेज बनते हैं। जैसे एक ड्रग होता है, उसको बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चलो, कुछ ड्रग्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं कुछ, जिसको अगर कंटिन्यूअसली हम इस्तेमाल करते रहे तो हमारी किडनी खराब हो जाती है। सही है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? लिवर फेलियर हो सकते हैं। अगर लिवर फेल हो जाता है तब भी किडनी फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सही है। उसके अलावा हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेल हो जाता है तब भी किडनी फेल होने के चांसेस। हार्ट फेल होगा तो क्या होगा? यस, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तब भी क्या होगा? वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड दिया जाएगा और कम प्रेशर की वजह से किडनी को ब्लड नहीं मिल पाएगा। सही है। तो ये सारे काउजेज हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। सही है। और इसमें होगा क्या? अचानक से किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ देगी। क्रॉनिक किडनी फेलियर के क्या काउजेज है? हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, बहुत अरसे तक हाइपरटेंशन है, तो क्या होगा? बताता हूं क्या होगा। देखो, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, बीच में क्या है? ग्लोमेरुलस। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलस की जो पोर्स है उनका पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा, और पोर साइज इंक्रीज होने से ये किडनी का जो नेफ्रॉन है ये क्या हो गया है? अब खराब हो चुका है। इस तरह किडनी के नेफ्रॉन्स, अभी 5 नेफ्रॉन खराब हुआ है, कल 100 नेफ्रॉन खराब हो जाएगा, उसके 1 साल के बाद 1 लाख नेफ्रॉन खराब हो गए। इसका मतलब 10% किडनी बेकार हो चुका है। इस तरह करते करते नेफ्रॉन्स खराब होते रहेंगे और किडनी आहिस्ते आहिस्ते करके क्या होता जाएगा? फेल होते जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज एक काउज है, इसको बोलते हैं डायबिटीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एक बीमारी है जो डायबिटीज, स्पेसिफिकली डायबिटीज की वजह से होती है, ग्लूकोज की रिमूवल की वजह से होती है। सही है। हाँ, किडनी खराब हो जाती है डायबिटीज की वजह से। उसके अलावा किडनी स्टोन्स, अगर बहुत अरसे तक किडनी स्टोन्स है, ये भी किडनी को खराब कर सकते हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर के काउज बन सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई, अगर किसी को बहुत अरसे से यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको भी क्या हो सकता है? क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। और अगर किसी को क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया है तो इसके 2 इलाज है, या तो वो शख्स क्या करवा ले? डायलिसिस, या फिर क्या करवाए? रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। सही, यानी किसी एलडी डोनर से किडनी को क्या कर ले? रिसीव कर ले। ठीक है। तो ये किडनी फेलियर हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारे पास एमडीकेट सिलेबस में, वो हमें डिफरेंस बताना है ग्लोमेरुलस का और पेरिटिबुलर कैपिलरी का। इन दोनों की फंक्शंस को कंपेयर करना है। पेरिटिबुलर कैपिलरीज, सबसे पहला डिफरेंस जो ग्लोमेरुलस और पेरिटिबुलर कैपिलरीज के बीच में वो ये है कि ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल। ऐसे ही है। ग्लोमेरुलस कौन बनाते हैं? एफरेंट आर्टियोल। जबकि पेरिटिबुलर कैपिलरीज इज फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्टियोल। याद आ गया? बना के दिखाऊं? आ गया ना?
एफरेंट आर्टिकल बनता था, एफरेंट आर्टिकल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आर्टिकल बनता था, इसी से फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराइज होती थी। सही है। जो ग्लोमेरुलस होते हैं इट सप्लाइज बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल को सप्लाई करता है, जबकि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं इट सप्लाई पीसीटी, डीसीटी एंड समटाइम्स लूप ऑफ हेनले। सही है। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें हाई प्रेशर होता है, प्रेशर इसमें कितना होता है, बहुत ज्यादा, कितना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं इसमें लो प्रेशर होता है, कितना, अप्रोक्सीमेटली 13 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सही। अच्छा, अब ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं इसमें लार्ज पोर साइज होता है, पोर साइज इसका कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि इससे फिल्ट्रेशन करनी होती है, मगर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं इसमें पोर साइज कैसा होता है, स्मॉल, स्मॉल पोर साइज होता है। अच्छा, अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से हमारे पास फिल्ट्रेशन परफॉर्म होती है। सही है। और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन परफॉर्म होती है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सही है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला यूनिट खत्म हो गया होम्योस्टेसिस का। ठीक है।